साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और सभी को मैं एक बार बताना चाहूँगा कि कुछ छोटे मोटे कारण हैं जिसके चलते मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं हरदम तत्पर रहता हूँ संस्था के प्रति और आप लोगों के प्रति, क्योंकि आप लोगों का कहीं मनोबल ना टूट जाए। ध्यान रखना, मनोबल मत तोड़ना। एग्ज़ाम ज़रूर होगा एक दिन और एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल चिंतित ना हो गए। और आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा, बिंदास घर पर बैठ के आराम से तैयारी करते रहें। अगर कोई चीज़ नहीं आती है समझ में तो मुझे फ़ोन के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अभी मैंने शुरुआत की है धीमे धीमे। मैंने अभी चाइल्ड साइकोलॉजी यानी CDP चला रहा हूँ ओनली। CDP के बाद में EVS पेडागोगी, हिंदी पेडागोगी एंड मैथ पेडागोगी, ये सारे सब्जेक्ट की ऑल पेडागोगी अपने चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। फिर इसके बाद ही मैं आपको पूरा CDP इसी चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा। आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों से एक ही आशा है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको पता चले कि हम कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, आप कितना अच्छा समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस टॉपिक का नाम देखो, सिलेबस में दो तरीके से दिया है। देखो, सिलेबस के बिंदु में एक तो ये दिया है कि बच्चों का सोचना एवं सीखना। देखो, सीखना एक अधिगम का पार्ट है, सोचना एक चिंतन वाली बात है। और सिलेबस में एक बिंदु ये भी दिया है, भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार एक बिंदु ये भी दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि एक टॉपिक है चिंतन, जिसमें से दो टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम भाषा एवं विचार को भी कवर करेंगे और बच्चों का जो सोचना है वो भी कवर करेंगे। ठीक है क्या? तो दोस्तों, आते हैं अब अपन बिल्कुल एकदम नई शुरुआत के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। देखिए, तो कहने का मतलब है, तो अब हम चिंतन का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने नाम लिखा हुआ है चिंतन। चिंतन इसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं थिंकिंग। इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थिंकिंग। चिंतन को अपन क्या कहते हैं? थिंकिंग कहते हैं। ये थिंकिंग होती क्या है? तो थिंकिंग कहने का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो समस्याएं आती हैं, हम समस्याओं का समाधान भी करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी होता है, एक चिंतनशील प्राणी भी है, सोच सकता है। तो किसी समस्या के आने पर हम सोचते हैं, हमारा सोचना प्रारंभ होता है। उसी सोचने को या विचार करने को ही अपन क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तो चिंतन के बारे में सबसे पहली बात मुख्य क्या है कि चिंतन का प्रारंभ कब होता है? तो चिंतन का प्रारंभ होता है समस्या क्रिएट होने पर। हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम के आने पर क्या है? अपना चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और ये चिंतन चलता कब तक है? जब तक उसका क्या नहीं हो जाता है, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है, जब तक थिंकिंग का एंड नहीं होता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? चिंतन एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहूँ या मैं मानसिक प्रक्रिया कहूँ, एक ही बात है। चिंतन एक ऐसी संज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रिया होती है जो कि किसी समस्या के आने पर आरंभ होती है एवं उस समस्या के समाधान तक चलती है। यानी समस्या के आने पर आरंभ हुई और समस्या के समाधान तक चला, उसे अपन क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। यानी चिंतन के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। चिंतन क्या है? चिंतन एक मेंटल प्रोसेस है। चिंतन एक क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन को मैं बोलूँ तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया। तो गाइस याद रखना, मानसिक प्रक्रिया और साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कॉग्निटिव प्रोसेस, ये दोनों वर्ड एक ही होते हैं। यानी चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया या संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है।
तो देखो स्वाभाविक सी बात है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया या मानसिक प्रक्रिया होती है तो कहने का मतलब मेरा ये है जो कि समस्या के आने पर आरंभ होती है और समस्या के अंत तक चलती है। अब चिंतन मान के चलो, ये मान के चलो मैंने क्या बना दिया, ये बना हुआ है आपका संज्ञान, पूरा कॉग्निशन है। संज्ञान के बारे में आपको इससे पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ कि देखो संज्ञान में मेमोरी यानी स्मृति, कल्पना और जैसे तर्क और जैसे चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, संश्लेषण और विश्लेषण जैसी लाखों करोड़ों मानसिक प्रक्रियाएं छिपी हुई होती हैं। किसके अंतर्गत? हमारे संज्ञान के अंदर, हमारी बुद्धि में, हमारे कॉग्निशन में। सोचना है, तर्क करना है और एक तरीके से याद करना है, एक तरीके से समस्याओं का समाधान, संश्लेषण इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में, हमारी बुद्धि में समाहित हैं। उनमें से एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका नाम है थिंकिंग, यानी थिंकिंग जिसे अपन बोलते हैं चिंतन। तो आज हम चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चिंतन के बारे में मैंने बता दिया कि चिंतन समस्या के आने पर आरंभ होता है, समस्या के अंत तक चलता है। समस्या के अंत तक गाइस चिंतन चलता जरूर है। अब चिंतन की सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है कि चिंतन में देखो मैंने भी संज्ञान बताया था, चिंतन में क्या क्या शामिल होता है। तो आपको बता दूं कि चिंतन में कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे स्मृति है, अपना तर्क है, अनुमान है। देखो स्मृति, तर्क, अनुमान जैसी मानसिक प्रक्रियाएं चिंतन में क्या होती हैं? निहित होती हैं। यानी स्मृति है, तर्क है, अनुमान जैसी मानसिक प्रक्रियाएं चिंतन में छिपी हुई होती हैं। यानी जब व्यक्ति चिंतन करता है तो चिंतन करने के दौरान वो याद भी करता है पूर्व के अनुभवों को, यानी समस्या के आने पर वो तर्क भी करता है और कई तरीके से वो अनुमान भी बिठाता है। तो यानी ये तीनों चीज़ें होती हैं, ये चिंतन के अंदर होती हैं। ये मान के चलो, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक अपनी थिंकिंग है और इस थिंकिंग के अंतर्गत मेमोरी है, रीजनिंग है और एक तरीके से जो अनुमान है, ये सारी चीज़ें इस चिंतन के अंदर शामिल होती हैं। समझ में आया गाइस? चिंतन में क्या होता है कि चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया होती है या वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जो किसी समस्या के आने पर आरंभ होती है, समस्या के अंत तक चलती है, जिसमें स्मृति, कल्पना, तर्क, अनुमान जैसी मानसिक प्रक्रियाएं छिपी हुई होती हैं। यानी ये चिंतन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो दोस्तों ये चिंतन के बारे में आपको समझ में आया गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिंतन के बारे में कुछ ऑथेंटिक परिभाषाएं, यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने विचार चिंतन के अंतर्गत रखते हैं। आपको एक और बता दूं कि चिंतन में प्रतिमा है, प्रतीक है, संप्रत्यय है, प्रतिज्ञाप्ति है, इन सभी का मेंटल मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन यानी मेंटल मैनिपुलेशन में बोलना चाहूँ तो मानसिक जोड़ तोड़, यानी इन चीज़ों को ही घुमा फिरा करके इनका ही जो मेंटल मैनिपुलेशन है वो इस थिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है? शामिल होता है। यानी ये चिंतन की प्रक्रिया में अपना मेंटल मैनिपुलेशन प्रारंभ होता है। एक मिनट, अभी मैं थोड़ा, तो कहने का मतलब मेरा ये है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं और आगे देखिए, मैं सबसे पहली कोटेशन बताऊंगा रॉस महोदय की, सबसे पहली परिभाषा बताऊंगा रॉस की। देखो रॉस क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष का मानसिक पहलू है। यानी मानसिक पहलू है। यहाँ से तीन बातें अपन को सीखने के लिए मिली रॉस में। देखो चिंतन एक कौन से पक्ष के अंतर्गत आता है? मानव व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञान, भाव, क्रिया। यानी ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक। यानी ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक एक ही है, तो ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। चिंतन एक क्या है? मानसिक पहलू है, एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी दो बातें यहाँ से क्लियर होती हैं। रॉस ने दूसरे शब्दों में चिंतन को और इस तरीके से भी बताया है। रॉस ने दूसरे शब्दों में चिंतन को बताया है कि चिंतन ज्ञानात्मक, यानी चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष का की गत्यात्मक, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की
उच्च गत्यात्मक प्रक्रिया है, उच्च गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की उच्च गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो याद रखना मानसिक पहलू और गत्यात्मक प्रक्रिया रॉस महोदय ने कहा है। तो अब हम इस कोटेशन को याद कैसे करेंगे गाइज? तो कोटेशन को अपन को स्टूडेंट इस तरीके से याद करना है कि देखो रॉस में आके हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले से हो गया पहलू, रॉस में आके हम सबसे पहले करते हैं गति, तो गति से हो गया गत्यात्मक। तो पहलू शब्द और गत्यात्मक शब्द ये दोनों रॉस की परिभाषा में है चिंतन की में, याद रखना। यानी चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष का मानसिक पहलू है या चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की उच्च गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले रॉस में आके क्या करते हैं, पहले, तो पहले से हो गया पहलू और गति से हो गया गत्यात्मक रॉस। रॉस के बाद दूसरी कोटेशन है जिसका नाम है अपन कॉल सेनेक। कॉल सेनेक एक साइकोलॉजिस्ट, ये कहते हैं चिंतन के संबंध में कि संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही क्या है, चिंतन है। संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही क्या है, चिंतन। देखो संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही क्या है, चिंतन है। सबसे अच्छी बात इन्होंने कही है, देखो कॉल सेनेक, देखो संकल्पनाएं क्या होती हैं, देखो हिंदी अर्थ इसका निकालें तो संकल्प का भाव, संकल्प की भावना, ये संकल्पना होती है। अगर लेकिन इसको साइकोलॉजिकल नज़रिए से देखें तो संकल्पनाएं होती हैं आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं। आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं यानी सोचने वाली जो आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें संकल्पना कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस होती हैं उनका क्या होता है, जो पुनर्गठन होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। सीधी सी बात है। देखो यहाँ कॉल शब्द लिखा हुआ है, कॉल शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ संकल्पनाओं का हम पुनर्गठन कहाँ करते हैं, कॉल पर करते हैं। कहाँ पर करते हैं, फ़ोन पे ही तो करते हैं आजकल। तो यहाँ कॉल से जोड़ देना संकल्पनाओं का पुनर्गठन। इसके बाद अगली परिभाषा है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने चिंतन के संबंध में क्या कहा है? वुडवर्थ कहते हैं कि किसी समस्या का हल खोजना ही क्या है, चिंतन है। किसी समस्या का हल खोजना ही चिंतन है। ये वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि किसी समस्या का हल खोजना ही चिंतन है। देखो कितनी अच्छी बात कही है भाई, कि जब हम किसी समस्या में फंसे हुए हैं, मान के चलो हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आ जाए, तो समस्या के अंतर्गत हम फंसे हुए हैं, तो समस्या का समाधान खोजेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका कोई हल खोजेंगे, तो वही क्या है, बिना सोचे तो हल खोजने वाला नहीं है, तो वही क्या है, चिंतन। याद रखना, यहाँ कैसे याद करना है अपन को, कनेक्टिविटी कैसे बिठानी। देखो वुड माने क्या है, लकड़ी, और लकड़ी का क्या बनता है, हल। तो याद रखना लकड़ी का क्या बनता है, हल। तो वुडवर्थ चिंतन में क्या बात करते हैं, किसी समस्या का हल खोजने की बात करते हैं। तो किसी समस्या का हल खोजना ही क्या है, चिंतन है। तो गाइज ये अपनी थी वुडवर्थ की परिभाषा। इसके बाद एक और परिभाषा है जिसका नाम है, साइकोलॉजिस्ट का नाम है क्रो एंड क्रो। देखो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किसी समस्या का मूल आधार ही चिंतन है। किसी समस्या का मूल आधार ही चिंतन है। देखो किसी समस्या का मूल आधार ही चिंतन है। देखो क्रो एंड क्रो, क्रो माने एक तरीके से अपन जोड़ा चाहें तो बोलें तो कौआ, तो काला काला यानी कौआ काला काला होता है। तो यहाँ 2 बार क्रो एंड क्रो आ रहा है। कितनी बार क्रो एंड क्रो आ रहा है, 2 बार क्रो एंड क्रो। तो याद रखना कि जब हम टेट का पेपर देने के लिए जाएंगे, सी टेट का पेपर देने के लिए जाएंगे, या MP टेट वर्ग 3 का पेपर देने के लिए जाएंगे, राजस्थान रीट का देने जाएंगे, या UP टेट का देने जाएंगे, तो क्रो एंड क्रो, तो ये मान के चलो गेट पर 2 पुलिस वाले खड़े होंगे, और वो कैसे होंगे, काले काले। कैसे होंगे, काले काले। और उनके यानी
आपके सामने क्या समस्या होगी, क्योंकि वो आपसे आपका क्या मांगेंगे, मूल आधार मांगेंगे। आधार मतलब आधार कार्ड मांगेंगे। तो याद रखना, क्रो एंड क्रो नामक 2 सिपाही हैं, वो गेट पर हमसे क्या मांगेंगे, हमारा मूल आधार मांगेंगे। तो याद रखना कि किसी समस्या का मूल आधार ही, यानी कहने का मतलब है जो एक तरीके का जो मूल आधार है वो क्या है, चिंतन है। यानी मूल आधार समझने का प्रयास करना पूरा, कि चिंतन का पूरा बेस क्या है, यानी किसी समस्या का बेस क्या है, चिंतन। चिंतन के बिना उस समस्या का सॉल्यूशन किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। यह कोटेशन किसकी है, क्रो एंड क्रो की। तो ये चारों कोटेशन गाइस मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अपन आगे प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की चर्चा करेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुकों में लिप्त हैं और एनसीईआरटी की किताबों में हैं। सबसे पहले मैं परिभाषा बताऊंगा आपको, बेरोन। सबसे पहली परिभाषा, इसके बाद अगली कोटेशन है बेरोन। बेरोन कहते हैं चिंतन में, बेरोन महोदय कहते हैं कि चिंतन में प्रतिमा, प्रतिज्ञाप्ति जिसे अपन बोलते हैं प्रीपोजिशन, चिंतन में प्रतिमा, प्रतिज्ञाप्ति तथा संप्रत्ययों का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। जोड़ तोड़ मतलब मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ होता है। बेरोन बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखिए, चिंतन में एक तो प्रतिमा, कोई हमारे सामने इमेज हो, प्रतिज्ञाप्ति जिसे अपन बोलते हैं प्रीपोजिशन, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, प्रतिज्ञाप्ति को अपन बोलते हैं प्रीपोजिशन तथा संप्रत्ययों का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। प्रतिज्ञाप्ति कहते किसे हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। देखो, एक संप्रत्यय से दूसरे संप्रत्यय को जोड़ना प्रतिज्ञाप्ति कहलाता है। प्रतिज्ञाप्ति किसे कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ देना। मान के चलो 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट को मैंने C1 मान लिया, एक कॉन्सेप्ट को मैंने C2 मान लिया। तो यहाँ C1 और C2 2 संप्रत्यय हैं। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ करके एक नया विचार तैयार करते हैं, उसे अपन गाइस क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञाप्ति कहते हैं। यानी किन्हीं 2 संप्रत्ययों को जोड़ करके एक नया हम कोई सॉल्यूशन खोजते हैं, एक नया विचार क्रिएट करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन यानी प्रतिज्ञाप्ति बोलते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँ तो एक बालक जो है एक ब्लैक रंग के कुत्ते के बारे में सारी चीज़ें जानता है। तो उसने जब वाइट रंग का कुत्ता देखा तो एक कॉन्सेप्ट था काला रंग, एक कॉन्सेप्ट है दूसरा वाइट रंग। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया गाइस कि वो दोनों को समझ गया कि भाई दोनों हैं कुत्ता ही, पर लेकिन रंग चेंजेस हैं, और उसके मन में एक नई धारणा बन गई, नया स्कीमा बन गया कि भाई कुत्ता तो है, केवल रंग अलग है। तो इस तरीके की जो होती है उसे अपन बोलते हैं प्रतिज्ञाप्ति, किन्हीं 2 संप्रत्ययों को आपस में जोड़ देना। संप्रत्यय आप जानते ही कॉन्सेप्ट है, इनका मानसिक जो जोड़ तोड़ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ये गाइस परिभाषा अपनी किसने दी है, बेरोन ने। बेरोन के बाद मैं बताना चाहूँगा, देखो प्रतिमा, प्रतिज्ञाप्ति, संप्रत्यय, ये शब्द बेरोन से कनेक्ट रखना। यदि चिंतन में प्रतिज्ञाप्ति, प्रतिमा, संप्रत्यय, यानी प्रतिमा, प्रतिज्ञाप्ति, संप्रत्यय, इनको यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। तो वीरान से याद रखना, यानी जिंदगी खाली खाली हो जाएगी। तो वीरान से याद रखना गाइस, बेरोन। बेरोन ने क्या कहा है, चिंतन में प्रतिमा, प्रतिज्ञाप्ति, संप्रत्ययों का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। अब इसके बाद है कॉगन व हेमन, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूरा एनसीईआरटी मटेरियल है। इसके बाद अगला है कॉगन व हेमन। देखो कॉगन व हेमन क्या कहते हैं, कॉगन व हेमन कहते हैं कि प्रतिमाओं, यानी प्रतिमाओं, दूसरी बात कहते हैं प्रतीकों, प्रतिमाओं, प्रतीकों और संप्रत्ययों, नियमों, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों
नियमों व अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ ही चिंतन है। यानी कॉगन व हेमन क्या कहते हैं, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों व अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ है। यानी चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है, मध्यस्थ। देखो जालंग के खूंटा पे समस्या और लास्ट में जाके का होता है समाधान, और बीच में अपन क्या करते हैं, चिंतन। तो चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है, बीच वाली है, मध्य वाली, तो एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। याद रखना, चिंतन के बारे में कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। चिंतन एक प्रक्रिया है, यानी प्रथम, अंतिम या मध्यस्थ। तो याद रखना, प्रथम समस्या होती है, मध्यस्थ चिंतन होता है, अंतिम क्या होता है, उसका समाधान होता है। तो कॉगन व हेमन क्या कहते हैं, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों व अन्य मध्यस्थ इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ क्या कहता है, चिंतन कहलाता है। देखो यहाँ इन्होंने केवल प्रतिमा, प्रतिज्ञाप्ति व संप्रत्यय 3 शब्दों का मानसिक जोड़ तोड़ किया है। अब यहाँ 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉगन व हेमन, तो यहाँ शब्द कितने हुए, 1 2 3, और एक तरीके से तो यहाँ प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों के बारे में ही बता दिया, तो यहाँ 4 हैं। तो याद रखना, 2 साइकोलॉजिस्ट है, तो एक बात और जोड़ दी है, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों व अन्य, यहाँ मध्यस्थ शब्द की चर्चा कर दी है कॉगन व हेमन ने। तो इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, ये क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। ये कॉगन व हेमन की परिभाषा है। इसके बाद में अगली कोटेशन है, इम्पोर्टेंट है ये भी, ब्रूनो, यानी अगली परिभाषा है ब्रूनो। ब्रूनो क्या कहते हैं, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यय, विचार व विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। विचारों का प्रतिनिधित्व होता है जो कि हमारे भविष्य से वास्तविकता की ओर, सूचित करता है। यानी भविष्य से वास्तविकता की ओर सूचित करता है। देखो ब्रूनो ने कितनी अच्छी बात कही है। कोटेशन थोड़ी लंबी जरूर है, पर लेकिन याद रखने वाली बातें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, हम जानते हैं मेंटल प्रोसेस है, जिसमें पूर्व अनुभव, जिसमें इमेज, प्रतिमा, जिसमें प्रतीक, जिसमें संप्रत्यय, विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। प्रतिनिधित्व शब्द को आप जानते ही हो भाई, मान के चलोगे एक सभा का आयोजन किया जाता है तो वहाँ का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि का मतलब है मेन व्यक्ति, यानी मेन रोल, अहम भूमिका किसकी रहती है। तो यहाँ चिंतन में किसकी अहम भूमिका रहती है, प्रतिनिधि का मतलब मुख्य। तो इसमें पूर्व अनुभव, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यय, विचार, इनका प्रतिनिधित्व होता है, इनका अहम भूमिका होती है, जो कि हमारे भविष्य से लेकर वास्तविकता की ओर हमें क्या करता है, सूचित करता है। ये कोटेशन किसकी है मित्र, ये कोटेशन है ब्रूनो। ब्रूनो के बाद मैं अगली एक और परिभाषा बताना चाहूँगा।
चिंतन एक विचारों की ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य की ओर अविराम गति से चलती है। यानी देखो, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी में और आपको हंसी भी आती है, वैलेंटाइन। ये साइकोलॉजिस्ट वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि चिंतन एक विचारों की प्रक्रिया है। चिंतन एक विचारों की प्रक्रिया है। चिंतन एक विचारों की प्रक्रिया है जो कि किसी लक्ष्य की ओर लक्ष्य की ओर अविराम गति से चलती है। कौन सी गति से चलती है? अविराम गति से चलती है। यानी स्वाभाविक सी बात है। वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं? वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि चिंतन एक विचारों की प्रक्रिया है जो कि किसी लक्ष्य की ओर अविराम, जिसमें कभी विराम नहीं लगता है। यानी हमारे सामने कोई लक्ष्य हो, उस लक्ष्य की ओर बिना रुके चिंतन चलता ही रहता है जब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात कही है वैलेंटाइन महोदय ने। तो यहाँ से स्पष्ट एक विशेषता चिंतन की निकल करके आती है कि चिंतन एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। देखो, अधिगम भी एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, अभिप्रेरणा भी एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, क्योंकि अभिप्रेरणा की दम पे अधिगम चलता है। अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, अधिगम भी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है और चिंतन भी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। यहाँ से स्पष्ट निकलता है। तो ये थी दोस्तों अपनी कोटेशन। अब मैं इन परिभाषाओं के बाद चिंतन के संबंध में और आगे की बातें बताना चाहूँगा। जैसे अब मैं आपको पढ़ाऊँगा चिंतन की प्रकृति या फिर चिंतन की विशेषताएँ, यानी या तो चिंतन की प्रकृति या विशेषताएँ। नेचर ऑफ थिंकिंग, यानी चिंतन की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है प्रकृति। चिंतन की प्रकृति बोलूँ मैं या फिर चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की प्रकृति या फिर चिंतन की विशेषताएं। तो दोस्त, आपसे परीक्षा में कभी भी पूछा जाता है कि चिंतन की प्रकृति किसने दी है, तो चिंतन की प्रकृति को सबसे पहले समझाया गया था हेम्प्रे नामक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। हेम्प्रे ने चिंतन की प्रकृति को समझाया और चिंतन की प्रकृति में कुछ 7-8 पॉइंट बताए हैं। इन 7-8 पॉइंटों का हम अध्ययन करेंगे गाइस। जरूर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, जो परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यानी नेचर ऑफ थिंकिंग किसने बताई है? हेम्प्रे। यानी एनसीईआरटी की बुकों में ये उल्लेख देखने के लिए मिलता है कि चिंतन की जो प्रकृति है वो किसके द्वारा बताई गई है? हेम्प्रे के द्वारा बताई गई है। हेम्प्रे ने चिंतन की क्या प्रकृति बताई है, क्या विशेषताएं बताई हैं? सबसे पहले चिंतन प्रारंभ कब होता है? किसी समस्या के आने पर। चिंतन कब प्रारंभ होता है? किसी समस्या के आने पर। स्वाभाविक सी बात है। दूसरा, यदि पॉइंट निकालें प्रकृति में, अभी मैंने आपको ब्रूनो की परिभाषा में पूर्व अनुभवों को बताया था। तो पूर्व अनुभवों को बताया था तो चिंतन एक ऐसी, यानी मानसिक प्रक्रिया, इसमें पूर्व अनुभव भी थे। तो चिंतन में क्या शामिल है? पूर्व अनुभव। यानी चिंतन में क्या शामिल है? चिंतन में पूर्व अनुभव, या मैं बताना चाहूँ तो प्राक अनुभूति। यानी चिंतन में पूर्व अनुभवों का कोई रोल होता है। चिंतन की पहली विशेषता, चिंतन हमेशा समस्या के आने पर प्रारंभ होता है। चिंतन में पूर्व अनुभवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्राक अनुभूति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे पूर्व अनुभवों का योगदान कैसे होता है? जैसे कि आपने पहले कहीं और साइकोलॉजी पढ़ी थी या किसी और यूट्यूब चैनल से या किसी और अन्य इंस्टीट्यूट से, तो आपने अन्य इंस्टीट्यूट से पढ़ी थी, एक बंदे ने मेरे यहाँ से पढ़ी थी, लेकिन वो तुम्हारा साथी टेट देता है और आप भी टेट देते हो।
तो दोनों के मार्क्स में काफ़ी अंतर आता है। तो फिर वो कहता है कि हमने यहाँ से साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो ये उसका पूर्व अनुभव हुआ। नेक्स्ट टाइम फिर वो एग्ज़ाम देता है, तो एग्ज़ाम देते टाइम वो क्या कहता है कि यदि आपको वेस्ट साइकोलॉजी करनी है, अपनी साइकोलॉजी में एक तरीके से अच्छा अपना जो पकड़ बनानी है अच्छी, तो वहाँ जाइए, यानी विनोद सर पर जाइए। तो यहाँ पूर्व अनुभव या प्राक अनुभव यानी कोई भी समस्या आती है तो वो पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है, यानी पूर्व अनुभवों पर आधारित उसका समाधान हम करते हैं। तो चिंतन में पूर्व अनुभव क्या है, शामिल होते हैं। हेम्प्रे ने और बात बताई है कि चिंतन में क्या शामिल है दोस्त। मैं पूरी लाइनें नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आप नोट करते जाना कॉपी पर। प्रयास एवं त्रुटि भी शामिल है। चिंतन में क्या शामिल है, प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। चिंतन में क्या शामिल है, प्रयास एवं त्रुटि। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयास एवं त्रुटि भी शामिल है। ध्यान रखना, कल्पना में प्रयास एवं त्रुटि नहीं होते हैं, पर लेकिन हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सोचने के बाद उस काम को हम करते हैं, करने के बाद काम को करते टाइम हमसे गलतियां भी होती हैं। हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां भी होंगी। तो जब प्रयास करेंगे तो हम सोचेंगे तभी प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तो गलतियां भी होंगी। तो चिंतन में क्या शामिल है, प्रयास एवं त्रुटि भी शामिल है। और अगली अगर प्रकृति निकालना चाहें तो चिंतन में समस्या के भिन्न पहलुओं, चिंतन में समस्या के भिन्न पहलुओं का संयोजन होता है। संयोजन होता है, इसका मतलब समझना कि जो चिंतन होता है, तो हम जब चिंतन करते हैं तो समस्या के कई पहलुओं को इकट्ठा करते हैं कि ये काम ऐसे से ऐसा किया जाए, ऐसे से ऐसा किया जाए। तो उसमें बहुत सारे उसके जो पहलू होते हैं, बहुत सारे जो पार्ट होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। यानी चिंतन में समस्या के भिन्न पहलुओं का क्या होता है, संयोजन होता है। क्या होता है भिन्न पहलुओं का, चिंतन में समस्या के भिन्न पहलुओं का संयोजन होता है। यानी कहने का मतलब है जब किसी समस्या आती है तो उस समस्या के कई पार्ट होते हैं, तो उन पार्टों को हम संयोजित करते हैं, उन पार्टों को इकट्ठा करते हैं जब सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और चिंतन की प्रकृति निकालना चाहें तो चिंतन में अभिप्रेरणा का भी योगदान होता है। चिंतन में किसका योगदान होता है, अभिप्रेरणा। मैंने आपको बता दिया कि मान के चलो अभिप्रेरणा नहीं होगी तो अधिगम नहीं होगा, अभिप्रेरणा नहीं होगी तो चिंतन भी नहीं होगा। ये बात आप बांध के रखो, पकड़ के रखो, माइंड में जकड़ के रखो कि बिना अभिप्रेरणा के हम सोचेंगे नहीं। अब एक बात बताइए कि मान के चलो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप लोग कर रहे हो, कुछ साथी तो ऐसे हैं कि जिनको अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंता है, तो चिंता होने के कारण वो काफ़ी अभिप्रेरित भी हैं उस चीज़ को लेकर के, तो यानी उनके अंदर अभिप्रेरणा भी है। तो उनके अंदर अभिप्रेरणा है तो वो अधिगम की ओर अग्रसर है, तो वो सोचने के लिए मजबूर है। लेकिन जब अभिप्रेरणा ही नहीं है तो सोचेंगे काय को भाई। तो जो सोचने के लिए मजबूर कौन करती है, अभिप्रेरणा मजबूर करती है। तो चिंतन में कौन किसका योगदान होता है, अभिप्रेरणा का योगदान होता है। और अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य की ओर धक्का देती है। किसकी ओर धक्का देती है, लक्ष्य की ओर। तो अभिप्रेरणा को रोल होगा तो चिंतन की अगली विशेषता क्या बन गई कि चिंतन एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। देखो ये पिछली परिभाषाओं में भी मैंने बताई थी, वैलेंटाइन की परिभाषा में भी निकल के आई थी कि चिंतन एक कैसा व्यवहार है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। कैसा व्यवहार है भैया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। यानी चिंतन की प्रकृति के 6 पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं कि चिंतन में क्या क्या और शामिल है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है तो और देखें तो चिंतन में भाषा
का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? भाषा का योगदान होता है। भाषा के साथ साथ मैं बोलूँ तो देखो प्रतिमा, प्रतीक, प्रतिमा, प्रतीक, प्रतिबिंब, प्रतिमा, प्रतीक, प्रतिबिंब, संप्रत्यय, संप्रत्यय, और बात करूं प्रतिमा, प्रतीक, प्रतिबिंब, संप्रत्यय, प्रतिज्ञाप्ति, प्रतिज्ञाप्ति आदि का भी योगदान होता है। यानी चिंतन में भाषा, प्रतिमा, प्रतीक, प्रतिबिंब, प्रतिज्ञाप्ति, संप्रत्यय आदि का भी क्या होता है? योगदान होता है। देखिए 8वां नंबर क्या है? चिंतन में देखो, चिंतन में चिंतन करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की जैसे प्रतिमाएं हैं। एक है दृष्टि प्रतिमा और एक है श्रव्य प्रतिमा। तो चिंतन में इन दोनों प्रतिमाओं का भी योगदान रहता है। यानी विजुअल इमेज, विजुअल इमेज, विजुअल इमेज एंड ऑडिटरी इमेज। यानी जो चिंतन होता है उस चिंतन में दृष्टि प्रतिमा एवं श्रव्य प्रतिमा, इनके द्वारा भी क्या होता है? चिंतन होता है। देखो प्रतिज्ञाप्ति मैंने पढ़ा दी, ये पढ़ा दी, पर लेकिन मैं दृष्टि प्रतिमा और शब्द प्रतिमा, विजुअल इमेज एंड ऑडिटरी इमेज, इनको यदि मैं आप लोगों को नहीं बताता तो आपका ये मान के चलो टॉपिक अधूरा रह जाता। तो यानी दृष्टि प्रतिमा एवं श्रव्य प्रतिमा के द्वारा भी क्या होता है? चिंतन होता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, आपने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही आपने मेरे बारे में सुना तो मेरे बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। यानी मेरे बारे में सुना तो मेरी तस्वीर आपके कॉग्निशन में आ गई, आपके माइंड में मेरी फ़ोटो आ गई। आपने मुझको देखा तो मेरी विशेषताओं के बारे में आपने सोचना प्रारंभ कर दिया। आपने किसी भी चीज़ को जैसे आप देखते हैं तो देख करके भी सोचते हैं और सुन करके भी सोचते हैं। तो चिंतन दृष्टि प्रतिमा एवं श्रव्य प्रतिमा, विजुअल इमेज एंड ऑडिटरी इमेज, दोनों में चिंतन प्रारंभ होता है। और चिंतन की नेक्स्ट जो अपन प्रकृति निकालें तो अगली विशेषता क्या है कि चिंतन, अगली विशेषता क्या है? बहुत अच्छी बात है कि चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है? आंतरिक प्रक्रिया है। देखो इस लाइन को याद रखना, ये रामबाण लाइन है। चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है? आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, यानी इंटरनल। देखो मानसिक प्रक्रिया बाहर तो होने से रही, स्वाभाविक सी बात है कि जितनी भी मेंटल प्रोसेस हैं, चिंतन है, कल्पना है, तर्क है, समस्या समाधान, संश्लेषण, विश्लेषण है, ये प्रक्रियाएं आंतरिक होती हैं, पर लेकिन शरीर इनका बाहरी रूप से, व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करता है। तो चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है? आंतरिक है। अब जब चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, जब चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है भैया? आंतरिक प्रक्रिया है, तो मान क्या चलो कि तुम्हारे मन में का चल लो मुझे ना पता, और मेरे मन में का चल लो तुम्हें ना पता, क्योंकि अंदर वाली बात है ये तो, ठीक है क्या? अंदर की बात है भाई, आप तो जानते ही हो, ये तो अंदर की बात है। मेरे माइंड में क्या चल रहा है आप मेरे माइंड की नहीं जानते हो, और आपके माइंड में क्या चल रहा है मैं आपके माइंड की नहीं जानता हूँ, क्योंकि चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है? आंतरिक। और जब आंतरिक है तो फिर हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, चिंतन हमको हमारे सामने व्यक्त भी नहीं हो रहा है। तो चिंतन यानी अगला बिंदु निकालेंगे अपन, तो चिंतन की अगली विशेषता क्या है 10वें नंबर की, कि चिंतन एक अव्यक्त, अव्यक्त जो हमारे सामने क्या नहीं होता? अव्यक्त नहीं होता है, या फिर अदृश्य प्रक्रिया है। चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है? अव्यक्त या अदृश्य, जिसे अपन बोलते हैं अंग्रेजी में इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट प्रोसेस है। चिंतन एक कैसी प्रोसेस है? इम्प्लीसिट प्रोसेस है। यानी इम्प्लीसिट प्रोसेस का मतलब क्या है? चिंतन हमारे सामने क्या नहीं होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, ये अव्यक्त है या फिर क्या है? अदृश्य है। तो गाइस ये थी अपनी चिंतन की प्रकृति। अब चिंतन की प्रकृति के बाद में आगे की
ओर और बढ़ता हूँ कि चिंतन की प्रकृति दी किसके द्वारा गई, हेम्प्रे के द्वारा दी गई। मैंने लगभग 9-10 बिंदु इसमें पढ़ा दिए। 9-10 बिंदु आपको पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी चिंतन की प्रकृति। अब चिंतन की प्रकृति के बाद अब अगला और अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आगे की ओर बढ़ते समय अपन प्रारंभ करते हैं। और देखिए प्रारंभ में अपन अब आगे क्या प्रारंभ करेंगे, तो अपन प्रारंभ करेंगे चिंतन के पद, या मैं बताना चाहूँ तो चिंतन के सोपान, या मैं बोलूँ तो चिंतन का विश्लेषण। चिंतन के पद या चिंतन के सोपान, या फिर मैं बोलना चाहूँ तो चिंतन का विश्लेषण। तो चिंतन के पद कितने हैं, चिंतन के कितने स्टेप हैं। तो चिंतन के स्टेपों की बात करें तो देखो सबसे पहला स्टेप है चिंतन का समस्या। जब तक हमारे सामने समस्या नहीं होगी तो हम सोच व प्रारंभ नहीं करेंगे। हमारे सामने समस्या नहीं है तो हम सोचना प्रारंभ नहीं करेंगे। देखिए इंडिया में जैसे ये कोविड-19 नहीं होता तो हम जानते ही नहीं, इसके बारे में सोचते ही नहीं कि कोविड-19 है क्या। आज हमारे सामने ये विश्व भर में ये समस्या खड़ी हुई है हमारे सामने, तो इसके बारे में लोग वक्त समस्या है, एक इससे निपटने का कई तरीके का क्या लगा रहे हैं, अनुमान। तो चिंतन का दूसरा पद कौन सा हुआ, समस्या के बाद व्यक्ति क्या लगाता है, अनुमान। भाई समस्या मान के चलो कि आज जो कोविड-19 जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, कोविड-19 इसको नाम दिया गया है। यानी जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19, ये पूरे वर्ल्ड में आज हमारे सामने क्या है, समस्या है। तो समस्या है तो कई डॉक्टर्स, कई देश के प्रेसिडेंट, यानी कई बड़े लोग जो एक चिंतनशील प्राणी हैं, वैज्ञानिक, इसकी दवा खोजने में लगे हुए हैं। तो यानी हमारे सामने एक समस्या है। तो यदि ये कोविड-19 नहीं आता तो क्या हम इसकी दवाई खोजते, नहीं खोजते। तो चिंतन का सबसे पहला पद कौन सा है, समस्या। दूसरा पद कौन सा है, अनुमान। लोग बाग कई तरीके का अनुमान लगा रहे हैं, कोई देसी दवाई बना रहा है, कई विदेशी वो हो रहे हैं कि भाई ये दवाई है कोरोना की, कोई मंत्रंत दवाई बना रहा हो। भारत में ज़्यादातर मंत्रंत दवाई बन रही है, झाड़ फूकते। तो अनुमान, तो यानी कहने का मतलब है समस्या, उसके बाद क्या है, अनुमान। अनुमान के बाद हमारी समस्या का क्या हो जाता है, समाधान। क्या हो जाता है समस्या का, समाधान। अब समाधान हो जाता है, समाधान के बाद चिंतन का जो चौथा स्टेप है उसको अपन बोलते हैं निर्णय। क्या बोलते हैं, निर्णय। जब समस्या का समाधान हो जाता है, समाधान होने के बाद हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं लास्ट में कि भाई इस समस्या का समाधान अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं, बेटर तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है कि नहीं। तो ये होते हैं अपने चिंतन के स्टेप। सबसे पहले समस्या, सबसे पहले समस्या, समस्या पे लगाओ अनुमान, समस्या को बहुत समाधान, बाकी बाद का लो निर्णय। क्या लिया, निर्णय। मान के चलो जैसे कि भूख लगी है, भाई अब मुझे भूख लगी है तो मेरे सामने समस्या, मैं भूखा हूँ और मैं एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ हूँ, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं और ना मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा है। पर अचानक से एक फल का ठेला मेरे सामने से गुजर रहा है। तो फल का ठेला मेरे सामने से गुजर रहा है तो मेरे मन में दो विचार आते हैं। फ्राइड के ईगो सुपर ईगो वाली भावनाओं में से दो विचार आते हैं। एक विचार आता है कि भाई इससे मांग लो, मांग लो। भाई अब एक विचार आया मांग लो, तो मुझे एक विचार आता है कि मेरे आत्मसम्मान को खतरा होगा। दूसरा विचार आता है कि इससे छीन लो, यानी छीन लो। अब भाई दोनों विचार आते हैं। अब हमने सोचा कि भाई छीन के खा लेते हैं, तो उसमें क्या किया, हमने छीन करके उससे फल खा लिए। समस्या थी, हम अनुमान लगा रहे थे कि मांगे या छीने, तो छीन लिया, समस्या का समाधान हुआ। पर लेकिन जब हम फल खा रहे हैं तो हमारे अंदर एक विचार आया कि भाई गरीब की आत्मा को सताना एक अपराध है। भाई गरीब व्यक्ति है, फल बेचता हुआ घूम रहा है, वो इतना पैसे वाला नहीं, हमने उससे फल छीन लिए तो हमारा अंदर की जो आत्मा है वो कहेगी कि हम इन फलों को वापस कर दें। तो ध्यान रखना, अगर निर्णय अच्छा होता है तो ये मान के चलो कि चिंतन किसी समस्या पर पूरा हो गया। यदि निर्णय अच्छा नहीं है, हमारे अंदर निर्णय के प्रति कोई गिल्टी है, कोई गिल्ट फीलिंग हो रही है, तो ये मान के चलो हम वापस पुनः समस्या की ओर भी आ जाते हैं। खासकर इस बात का ध्यान रखना गाइज। अब मैं बात करता हूँ चिंतन के प्रकारों की।
यानी चिंतन के प्रकारों की बात करता हूँ तो चिंतन के प्रकारों में गाइस अब अपन चर्चा करेंगे। पहले मैं बताता हूँ आपको चिंतन के सामान्य प्रकार। चिंतन के प्रकारों में सबसे पहले बताऊंगा चिंतन के सामान्य प्रकार। देखो सामान्य प्रकारों में चिंतन देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का चिंतन होता है सामान्य प्रकार में? 4 प्रकार का चिंतन होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सबसे पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरा जो चिंतन होता है अपना, पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन के बाद है कल्पनात्मक चिंतन, यानी कल्पनात्मक चिंतन के बाद जो तीसरे नंबर का जो चिंतन है, पहला है प्रत्यक्षात्मक, दूसरा है कल्पनात्मक, तीसरा है प्रत्ययात्मक, यानी तीसरा चिंतन कौन सा है? प्रत्ययात्मक। जो चौथा चिंतन है उस चिंतन का नाम है तार्किक। यानी कहने का मतलब प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक, प्रत्ययात्मक और तार्किक। देखो प्रत्यक्षात्मक को अपन क्या बोलते हैं? यानी परसेप्चुअल थिंकिंग। और कल्पनात्मक को अपन क्या बोलेंगे? इमेजिनेटिव थिंकिंग। और प्रत्ययात्मक को अपन बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। और तार्किक को अपन क्या बोलेंगे? लॉजिकल थिंकिंग। तो याद रखना है चिंतन सामान्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है परसेप्चुअल, दूसरा है इमेजिनेटिव, तीसरा है कॉन्सेप्चुअल, चौथा है लॉजिकल थिंकिंग। तो अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन, भाई जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, परसेप्चुअल थिंकिंग है, ये कैसा चिंतन होता है? तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहली बात जाने कि देखो प्रत्यक्षात्मक चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों से, यानी पूर्व के अनुभवों से वर्तमान की वस्तुओं से होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन का संबंध। कल्पनात्मक का होता है पूर्व अनुभवों का, यानी भविष्य से संबंध होता है इसमें। प्रत्यक्षात्मक में वर्तमान, इसमें भविष्य। और प्रत्ययात्मक में क्या होता है कि पूर्व निर्मित प्रत्ययों का संबंध। पूर्व निर्मित प्रत्ययों का संबंध किससे होता है? वर्तमान से होता है प्रत्ययात्मक में। और तार्किक में क्या है कि इसमें प्रत्ययों का संबंध होता है, सबसे अंतिम स्तर का चिंतन होता है। देखो पूर्व अनुभवों का संबंध हमारे वर्तमान से होता है किसमें? प्रत्यक्षात्मक। या प्रत्यक्षात्मक चिंतन का संबंध एक तरीके से वर्तमान से होता है। जैसे कि एक बच्चा है, खासकर ये चिंतन बालकों में होता है, छोटा बच्चा है। अब एक छोटा बच्चा है, मान के चलो एक 1.5 साल का बच्चा है जिसमें चिंतन प्रारंभ हो गया। चिंतन विकास 1.5 साल से प्रारंभ हो जाता है चिंतन का विकास। अब 1.5 साल का बच्चा है, अब उस बच्चे को भूख लगी है, बोल नहीं सकता, यानी रो सकता है। उस चिंतन को, उस बच्चे को प्यास लगी है, रो सकता है। यदि उस बच्चे के सामने पानी का गिलास दिखा दिया जाए तो वो बच्चा क्या है? मम्मम या पप्पा करके रोने लगता है। यानी वो सामने जो कुछ भी देखता है उसके बारे में उसका सोचना प्रारंभ हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि इसका संबंध वर्तमान की वस्तुओं से होता है। दूसरी बात है प्रत्यक्षात्मक के ये चिंतन बालकों एवं पशुओं में होता है। बालकों एवं पशुओं में होता है। मान के चलो कि भैंस से अपन आवाज़ दें तो भैंस तो सुन लेते रही। यदि भैंस के सामने, यदि हम गाय के सामने घास उसे दिखा देंगे तो वो सोच करके हमारे पास चल करके आ जाएगी। तो ये बालक एवं पशुओं में होता है। जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, इस चिंतन में किसका प्रयोग नहीं होता है? भाषा का प्रयोग नहीं होता है। देखो प्रत्यक्षात्मक चिंतन की 3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इसका संबंध पूर्व अनुभवों से वर्तमान की वस्तुओं से होता है। यह चिंतन बालक एवं पशुओं में पाया जाता है। इस चिंतन में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है। कौन से स्तर का चिंतन होता है? निम्न स्तर का। 4 बात याद रखनी है। पहली बात पूर्व अनुभवों का वर्तमान से संबंध। दूसरी बात यह चिंतन बालक एवं पशुओं में पाया जाता है। तीसरी बात इस चिंतन में भाषा नहीं है। और चौथी बात ये निम्न स्तर का चिंतन है। यानी 4 बातें हो गई इसमें
इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कल्पनात्मक चिंतन। देखिए, पूर्व अनुभवों का संबंध भविष्य की वस्तुओं से होता है, यानी भविष्य की घटनाओं से होता है। जैसे मान के चलो कि हम रोज़ाना बाज़ार से आते हैं, बच्चे के लिए टॉफ़ी या कोई चीज़ खाने के लिए लेकर के आते हैं, तो जब बच्चा हमें लौट करके आता देखता है तो हमारे थैले को टटोलता है, तो थैले को टटोलता है तो वो ये मान के चलो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कर रहा है। अब हम बाज़ार के लिए थैला लेकर के निकल दिए, बच्चे से बोल दिया कि तेरे लिए ज़रूर खाने के लिए लाएंगे, तो वो घर पर बैठा बैठा उसके बारे में सोच रहा है कि भाई मेरे लिए कुछ खाने के लिए आएगा। तो यहाँ पर क्या है, वो इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेटिव थिंकिंग कर रहा है। तो यानी भविष्य से उस चीज़ को जोड़ रहा है कि मेरे लिए पापा बाज़ार गए हैं तो कुछ ज़रूर खाने के लिए लाएंगे। तो याद रखना, तो ये जो चिंतन होता है, ये चिंतन भी किस में पाया जाता है, एक तरीके से यानी बालकों का चिंतन है। किसका चिंतन है? बालकों का चिंतन है। इसमें भी मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि भाषा का प्रयोग नहीं होता है। कल्पनात्मक पशुओं में नहीं होता है, क्योंकि पशु कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद है प्रत्ययात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। तो देखो, ये पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्यय, यानी कोई पहले से प्रत्यय हमारे माइंड में निर्मित है तो उस प्रत्यय से होता है प्रत्ययात्मक चिंतन का संबंध, यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का संबंध। अब जैसे सपोज करो, अब देखो प्रत्यय, जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आ गई तो वहाँ भाषा तो आ ही जाएगी। तो पहली विशेषता जो है कि इस चिंतन में भाषा का प्रयोग होता है। दूसरी बात है, ये चिंतन हल्का उच्च स्तर का है, यानी ये एक तरीके से बड़े बालकों में भी पाया जाता है। प्रत्यात्मक जैसे देखा जाए तो जैसे कि एक बच्चा है जो मोहल्ले में खेल रहा था, मोहल्ले में खेलते टाइम उसे एक कुत्ते ने काट दिया, कुत्ते ने उस बच्चे को काटा, तो वहाँ पर क्या है, उसके पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं वहाँ क्यों गया, वो कुत्ता है वो काट लेता है। बच्चे की स्कीमा में एक संप्रत्यय बन जाता है कि एक ऐसा जानवर होता है, एक ऐसा पालतू पशु होता है जो काट लेता है, जिसके पास जाने पर यदि भविष्य में वो उस बच्चे को वो कुत्ता जैसा कोई जानवर दिखता है तो वो क्या कहता है कि कुत्ता, यानी उंगली करके क्या कहेगा, वो कुत्ता, यानी कुत्ता कुत्ता चिल्लाएगा। इसका मतलब उसके अंदर प्रत्ययात्मक चिंतन है, यहाँ पर भाषा का प्रयोग होता है। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग उच्च स्तर का चिंतन है। इसका विकास लगभग किशोरावस्था यानी पूर्व किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है तार्किक चिंतन का। तो इस चिंतन में भाषा आशा सब चीज़ होती ही है, सबसे उच्च स्तर का चिंतन है। ध्यान रखना। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात और बता दूं मैं कि ये दो चिंतन है अपने, प्रत्ययात्मक और तार्किक, इन दोनों को मिलाकर के विचारात्मक चिंतन किसने कहा है? इन दोनों को मिलाकर के विचारात्मक चिंतन कहा है अपने बुद्धवर्त महोदय ने। और केवल यदि बात आती है कि तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन किसने कहा है, केवल तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन वाली बात आ जाती है तो हमारा जवाब रहेगा जॉन ड्यूवी। यानी जॉन ड्यूवी ने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है और वुडवर्थ ने प्रत्ययात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन इन दोनों को मिलाकर के विचारात्मक चिंतन कहा है। याद रखने वाली बात है, ठीक है क्या? ये अपने हो गए चिंतन के सामान्य प्रकार। अब चिंतन के सामान्य प्रकारों के बाद अब है चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार जो कि जिम्बार्डो व रूक ने दिए थे। चिंतन के अन्य प्रकार हैं। चिंतन के प्रकार किसके अनुसार? जिम्बार्डो, कभी भी पूछ ले आपसे, जिम्बार्डो, दो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक है जिम्बार्डो और दूसरा है रूक। जिम्बार्डो व रूक के अनुसार चिंतन के प्रकार, तो जिम्बार्डो व रूक ने चिंतन कितने प्रकार का बताया? तो जिम्बार्डो व रूक ने चिंतन 2 प्रकार का बताया गाइस। कितने प्रकार का चिंतन बताया जिम्बार्डो व रूक ने? 2 प्रकार का चिंतन बताया जिम्बार्डो व रूक ने। देखिए 2 प्रकार का चिंतन। पहला चिंतन बताया जिम्बार्डो व रूक ने स्वली चिंतन। पहला चिंतन कौन सा बताया? स्वली चिंतन। जिम्बार्डो व रूक ने दूसरा चिंतन कौन सा बताया? यथार्थ चिंतन। यानी स्वली चिंतन और दूसरा है यथार्थ चिंतन। स्वली यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग और यथार्थ चिंतन को अपन बोले तो रियलिस्टिक थिंकिंग
ऑटिस्टिक थिंकिंग और दूसरा है रियलिस्टिक थिंकिंग। जिम्बार्डो व रूक ने चिंतन के प्रकार कितने बताए हैं? 2। पहला है ऑटिस्टिक और दूसरा है गाइज रियलिस्टिक। अब सबसे पहले समझते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग यानी स्वली चिंतन क्या होता है। देखिए स्वली चिंतन में क्या क्या शामिल है। स्वली चिंतन में कल्पना, स्वली चिंतन में दिवा स्वप्न, कल्पना है, दिवा स्वप्न जिसे अपन बोलते हैं फंटेसी, यानी फंटेसी दिवा स्वप्न यानी कल्पना दिवा स्वप्न। मन तरंग इसी को बोलते हैं अपन, मन तरंग यानी मन को खुश करने वाली कल्पनाएं इस चिंतन में होती हैं। कल्पना दिवा स्वप्न मन तरंग जैसी चीज़ें इस चिंतन के अंतर्गत आती हैं। इस चिंतन से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, यानी समस्या का समाधान नहीं होता है। देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो स्वली चिंतन होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग में कल्पना दिवा स्वप्न रहता है, यानी एक फ्लाइट मोड पर चलने वाला चिंतन होता है, जमीनी स्तर का चिंतन नहीं होता है, वास्तविकता को ना पहचानने वाला चिंतन होता है, केवल कल्पनाओं में चलता है, केवल मन तरंगों में चलता है, केवल दिवा स्वप्न में चलता है। ये चिंतन जमीनी स्तर पर नहीं रहता है, अधपर न धरती में न आसमान में, यानी अधपर जा में बच्चा उड़तो है, ये ऐसा चिंतन होता है। अब ऑटिस्टिक थिंकिंग का मैं एक बढ़िया सा उदाहरण दूं। ऑटिस्टिक थिंकिंग में किशोरावस्था में ये ज़्यादा होता है स्वली चिंतन। बच्चे सोचते हैं भाई 10th में 80% बन गई और 12th में 90 बन जाएगी, उसके बाद यूपीएससी देंगे, सीधा आईएएस बन जाएंगे, एक बंगला होगा, बहुत पैसा होगा। ये सारी सोच आती है हम लोगों के अंदर, ये अपना स्वली चिंतन होता है। इसका एक अच्छा बेटर उदाहरण दूं मैं आप लोगों को। मध्य प्रदेश बोर्ड की संस्कृत की कक्षा 9 की किताब उठा के देखना, उसमें चैप्टर 2 दिया है। एक ब्राह्मण था, अब मुझे याद नहीं उसका नाम, शायद सोम शर्मा था। तो एक ब्राह्मण था कि वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। गरीब ब्राह्मण था तो कई गांवों में जा कर के भिक्षा मांगता था। अब उसने क्या किया कि एक दिन वो भिक्षा मांग करके लौट रहा था तो जंगल के रास्ते में, तो उस विप्र को आलस आने लगा। तो जंगल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे या एक झोंपड़ी सी थी, उस खूंटी में उसने क्या कर दिया, भिक्षा में सत्तू को मांग के लाया था घड़े में। तो उस सत्तू का घड़ा उसने खूंटी पर टांग दिया और चारपाई पर आराम करने लगा। अब वो ब्राह्मण चारपाई पर आराम कर रहा है भाई। आराम करते समय उसके मन में विचार आ रहा है, ख्याली पुलाव बना रहा है, ख्याली पुलाव बन रहे हैं कि ये जो मेरा सत्तू है जो घड़ी में भरा हुआ है, ये सत्तू कम से कम 100 रुपये का तो बेचेगा, ये सत्तू 100 रुपये का बेचेगा। तो इनमें 100 रुपये से बकरी खरीद के लाऊंगा। जब मैं 2 बकरी 100 रुपये की खरीद करके लाऊंगा तो मेरे पास बकरियों का क्या होगा, झुंड होगा। जब बकरियों का झुंड होगा तो मैं उन बकरियों को भी बेच दूंगा। बकरियों को बेचने के बाद मैं भैंस ले लूँगा। भाई भैंस ले लूँगा तो एक भैंस से मेरे पास बहुत सारी भैंसें होंगी, भैंसों का भी क्या होगा, झुंड होगा। अब भाई मैं भैंस, जब मेरे पास बहुत सारी भैंस हो जाएंगी, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। धन होने के बाद मैं सारी भैंसों को बेच दूंगा, एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा, उस घर के पीछे घुड़साल बनवाऊंगा। जब मेरे पास सुंदर सा घर होगा, मेरे पास एक घुड़साल होगी, बहुत सारा पैसा होगा, तो कोई ब्राह्मण किसी कन्या का हाथ मेरे हाथ में थमा जाएगा। हंसी आ गई होगी आप लोगों को। तो जब कन्या का हाथ में हाथ थमा जाएगा तो बच्चे भी होंगे। तो वो जो छोटा बच्चा होगा, तो जब उसकी माँ उसे पीटा करेगी तो मैं क्या करूँगा, डंडा उठा करके उस माँ में पीट दिया करूँगा। जैसे ही उसने जो खाट के जो सिरहाने पर जो डंडा रखा हुआ था, जो लकड़ी जो रखी हुई थी उसका,
उस छड़ी से उसने जैसे ही उसमें मारा सत्तू के घड़े में तो पूरा सत्तू फैल गया और पूरा सत्तू शरीर पर फैल जाता है। तो यानी न लड़ुआ मिले न मारे, 2 दिन थे गए मारे। तो यहाँ क्या हमें देखने के लिए मिला कि केवल उसने ऑटिस्टिक थिंकिंग की, कल्पना की उसने, दिवा स्वप्न यानी फैंटेसी, केवल फैंटेसी कर रहा था, दिवा स्वप्न उसके अंदर चल रहा था। यहाँ पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर वो वास्तविकता में यदि चिंतन करता तो उसकी समस्या का समाधान होता, वास्तविकता में उस काम को करता। तो ये है स्वलीय चिंतन, जिसे अपन ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। दूसरा यथार्थ चिंतन। तो जिम्बार्डो व रूक ने जो यथार्थ चिंतन है, इस यथार्थ चिंतन के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताएं यथार्थ चिंतन के? 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है, यानी यथार्थ चिंतन का सबसे पहला प्रकार है, इस प्रकार का नाम है आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन। दूसरा प्रकार है जिसका नाम है निगमनात्मक चिंतन। तीसरा प्रकार है जिसका नाम है आलोचनात्मक चिंतन। यानी आगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन को अपन अपसारी चिंतन भी बोलते हैं। निगमनात्मक चिंतन को अपन अभिसारी चिंतन भी बोलते हैं। और आलोचनात्मक चिंतन को अपन विश्लेषणात्मक चिंतन भी बोलते हैं। विश्लेषणात्मक चिंतन भी अपन आलोचनात्मक चिंतन को कहते हैं। यानी आगमनात्मक, तो इसको अपन इंडक्टिव थिंकिंग यानी इंडक्टिव थिंकिंग, यानी निगमनात्मक यानी डिडक्टिव थिंकिंग, आलोचनात्मक यानी बोलना चाहूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर इसको अपन एनालिटिकल यानी एनालिसिस थिंकिंग भी इसको अपन बोलते हैं। एनालिसिस थिंकिंग। आगमनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के लिए अपन अंग्रेजी भाषा में वर्ड यूज करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन के लिए अपन शब्द यूज करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। विश्लेषणात्मक का तो मैंने बता दिया। अब यहाँ समझने वाली बात है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है गाइज। यहाँ मेरे एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। तो मैं थोड़ा, ये मैंने 3 प्रकार आपको बता दिए हैं। केवल इन प्रकारों का, इस डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो 2 सेकंड में। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं एक एक करके इन तीनों को समझाता हूँ। जी, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं एक एक करके बताता हूँ इन तीनों को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अभिसारी यानी अपसारी चिंतन। अपसारी मैं इधर लिख देता हूँ, अपसारी जिसे अपन आगमनात्मक, इसे अपन आगमनात्मक, इधर मैं लिखे देता हूँ अभिसारी जिसे अपन निगमनात्मक भी बोलते हैं, निगमनात्मक। अपसारी, अपसारी यानी डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में से बहुत क्वेश्चन आता है। कन्वर्जेंट देखो, तो याद रखने वाली बातें क्या है, मैं यहाँ पर बिंदु लिखा रहा हूँ, यहाँ पर बिंदु लिखा रहा हूँ। इसको अपन एक तरीके से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी बोलते हैं। इसको अपन 4 दीवारी से बाहर का चिंतन भी बोलते हैं। इसको अपन बॉक्स इन थिंकिंग भी बोलते हैं। इसको अपन 4 दीवारी से अंदर का चिंतन भी बोलते हैं। 4 दीवारी से, 4 दीवारी के अंदर का चिंतन भी बोलते हैं अपन इस चिंतन को। तो अब एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। देखिए, ये जो अपसारी चिंतन होता है, इस अपसारी चिंतन का संबंध होता है सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता से
किससे संबंध होता है? क्रिएटिविटी से। और जो अभिसारी चिंतन होता है, इस अभिसारी चिंतन का संबंध किससे होता है भैया? बुद्धि से होता है। यानी अपसारी चिंतन का संबंध किससे होता है? सृजनात्मकता से होता है। और अभिसारी चिंतन का संबंध किससे होता है? बुद्धि से होता है। याद रखना, सृजनात्मकता से संबंधित है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे अपन मानसिक उद्वेलन भी बोलते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन जिसे अपन बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन, इसका संबंध अपना सृजनात्मकता से होता है। तो कभी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग पूछी जाती है तो अपसारी चिंतन से कनेक्ट करना है। यानी अपसारी चिंतन का संबंध क्रिएटिविटी से होता है, अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से होता है। अब देखो अपसारी चिंतन होता क्या है, अपसारी चिंतन किसे कहते हैं। अब अपसारी और अभिसारी को मैं बताऊं कि बालक के सामने समस्या एक होती है, बालक के सामने समस्या एक होती है, पर वह बच्चा सोच करके उस समस्या के कई समाधान निकाल देता है। उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्त? उसे बोलते हैं अपसारी, डाइवर्जेंट। यानी समाधानों की क्या लगा देता है? झड़ी लगा देता है। समाधानों की क्या लगा देता है? सॉल्यूशंस की। ये सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। और यहाँ प्रॉब्लम कितनी थी? एक। जब समस्या एक हो, समाधान अनेक हो, तो वहाँ पर कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन होता है। तो जो सृजनात्मक बालक हैं वो अनेक प्रकार से समस्याओं का समाधान करते हैं, एक समस्या के कई समाधान खोज देते हैं। इसलिए अपसारी चिंतन का संबंध मैंने किससे बताया? अभी सृजनात्मकता से बताया। किससे बताया गाइस? सृजनात्मकता से मैंने बताया। और यहाँ पर क्या होता है अभिसारी में? अभिसारी में क्या होता है? तो अभिसारी में याद रखना है आपको कि प्रॉब्लम भी एक है, प्रॉब्लम भी एक है और सॉल्यूशन भी क्या है? एक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि हमारे सामने समस्या और समाधान सीमित रहते हैं, एक समस्या होती है और समाधान भी एक होता है। यानी अब मैं एक और बता दूं, मैं जैसे जो अपसारी चिंतन होता है इसको अपन ओपन, ये अपसारी चिंतन कौन से क्वेश्चन में होता है? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब है खुले प्रश्न। और जो अभिसारी चिंतन अपन करते हैं क्लोज एंडेड यानी बंद प्रश्न। यानी खुले प्रश्न कौन से होते हैं? जिनका जवाब हमें कैसे देना हो? विस्तार पूर्वक। ऐसे प्रश्न ओपन एंडेड प्रश्न कौन से होते हैं? जिनका जवाब हमें विस्तार पूर्वक देना हो। क्लोज एंडेड ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हमें हाँ या ना में देना हो। तो वे कौन से प्रश्न होते हैं? क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं। तो यानी याद रखना, जो अपसारी चिंतन होता है वो ओपन एंडेड होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में होता है। यानी मैं और बात बताना चाहूँ तो यानी जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिविटी वाले जो प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों में कौन सा चिंतन होता है? अपसारी। और इधर देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन सा चिंतन होता है गाइज? इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में चिंतन होता है अभिसारी। तो यह याद रखना कि हमारे पास सॉल्यूशंस अनेक होते हैं, उनमें से कोई एक चुनना होता है। वस्तुनिष्ठ में हाँ या ना में जवाब देना है। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आपने जवाब दिया भोपाल। तो यहाँ पर आप अभी अभिसारी चिंतन कर रहे हो, हाँ या ना में जवाब दे रहे हो। एक आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है और आप एक बुद्धि से जवाब दे रहे हो। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश शहर किसने बसवाया, या मध्य प्रदेश शहर के बारे में कोई 5 प्रसिद्ध भोपाल शहर किसने बसवाया, या भोपाल शहर के बारे में कोई 5 प्रसिद्ध जगहों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या है? आप सोचोगे, कई तरीके से जवाब खोजोगे। तो यहाँ मैंने एक सब्जेक्टिव प्रश्न दे दिया, तो यहाँ पर कैसा हुआ?
अपसारी चिंतन, और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो वहाँ पर कौन सा चिंतन होता है, यानी जहाँ ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो वहाँ कन्वर्जेंट, और जहाँ सब्जेक्टिव की बात आती है तो वहाँ पर कौन सा होता है गाइज, डाइवर्जेंट। आई होप ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा अपसारी और अभिसारी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो तीसरा चिंतन था यथार्थवादी में, वो था आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। तीसरा कौन सा चिंतन था? तीसरा चिंतन था आलोचनात्मक चिंतन। देखिए आलोचनात्मक चिंतन इसे अपन क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। कौन सा थिंकिंग? क्रिटिकल। इसको अपन एनालिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि बच्चा किसी समस्या के आने पर उसके अंदर किसी समस्या का समाधान कैसे करता है, गुण एवं दोषों के माध्यम से। किसी समस्या के अंदर गुण एवं दोष खोज करके उस समस्या का क्या करता है, वो बच्चा समाधान करता है। तो मैं चिंतन के अंतर्गत चिंतन की परिभाषा, चिंतन की प्रकृति, और मैंने चिंतन के स्टेप और चिंतन के प्रकार 4 चीज़ें बता चुका हूँ गाइस। 3 चीज़ें और रह गई हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, पर लेकिन एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक ख़त्म करा दूंगा। तो देखिए आगामी चीज़ों को, अपन चिंतन की चीज़ों को देखते हैं। तो आगामी चीज़ें क्या हैं, अब मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ चिंतन का विकास। चिंतन का विकास, हमने चिंतन के, तो देखो चिंतन के विकास की बात करें तो जीन पियाजे का मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया था। बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस होने लगता है, यानी परमानेंस यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व लगभग 18 माह में विकसित होता है। तब बच्चे के संज्ञान में क्या बनने लगता है, संप्रत्यय बनने लगता है, कॉन्सेप्ट बनने लगता है। तो 18 माह से लगभग बच्चे का क्या प्रारंभ हो जाता है, चिंतन। यानी चिंतन का विकास कब होता है, लगभग 1.5 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में बच्चे के चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, चिंतन का विकास 1.5 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में प्रारंभ होता है। यानी 1.5 से 2 वर्ष के बीच में चिंतन प्रारंभ होता है, यानी और 2 से लेकर के 7 साल तक बच्चा कौन सा चिंतन करता है, अतार्किक चिंतन करता है। 7 से 11 साल तक बच्चा तार्किक चिंतन करता है। 11 से 15 साल तक बच्चा अमूर्त चिंतन में बोलूं, और यहाँ 7 से 11 में मूर्त चिंतन में बोलूं, तो यानी मूर्त और अमूर्त के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। तो वो 11 से 15 साल की अवस्था में करता है। ये गाइस था अपना डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग यानी चिंतन का विकास। अब चिंतन के विकास के बाद में अब आपको बताना चाहूँगा चिंतन के सिद्धांत। चिंतन के सिद्धांत यानी चिंतन के विकास के बाद अब अपन चर्चा करते हैं चिंतन के सिद्धांत, यानी चिंतन के जो सिद्धांत हैं। चिंतन के सिद्धांत एनसीईआरटी की बुक में 2 प्रकार से बताए गए हैं। चिंतन के सिद्धांत 2 हैं। चिंतन का एक सिद्धांत है केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत या इसको अपन केंद्रीय सिद्धांत या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सिद्धांत। और इधर ये दूसरा सिद्धांत है चिंतन का, इसका नाम है परिधीय सिद्धांत। पहला है केंद्रीय, दूसरा है परिधीय यानी सेंट्रल थ्योरी, या फिर मैं इसको बोलूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्योरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्योरी। परिधि को अपन बोलते हैं पेरीफेरल थ्योरी, यानी परिधि सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं, पेरीफेरल थ्योरी बोलते हैं। और ये केंद्रीय सिद्धांत, देखिए पेरीफेरल थ्योरी है, ये थ्योरी किसके द्वारा समर्थित की गई थी, वाटसन महोदय के द्वारा, और इसमें कई लोगों के नाम हैं। केंद्रीय सिद्धांत चिंतन का या तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो चिंतन प्रारंभ होता है, चिंतन प्रारंभ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। ये सिद्धांत किसके द्वारा चिंतन प्रारंभ मानता है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा चिंतन प्रारंभ होता है। कौन से सिद्धांत में? चिंतन के में केंद्रीय सिद्धांत में, सेंट्रल थ्योरी में। और पेरिफेरल सिद्धांत चिंतन का विकास कहाँ से मानता है? ये सिद्धांत चिंतन का विकास मांसपेशियों द्वारा मानता है कि बच्चा चिंतन किसके द्वारा करता है? शारीरिक गतिविधियों या मांसपेशियों के द्वारा चिंतन प्रारंभ करता है। यानी ये जो चिंतन के दो सिद्धांत हैं, पहला है सेंट्रल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्योरी, दूसरा पेरिफेरल थ्योरी यानी परिधीय सिद्धांत। ये शारीरिक क्रियाओं या मांसपेशियों पर जोर देते हैं चिंतन में, और ये जोर किस पर देते हैं गाइस? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर जोर देते हैं कि बच्चे का जो चिंतन प्रारंभ होता है वो नर्वस सिस्टम से प्रारंभ होता है। ये थ्योरी जो चिंतन के सिद्धांत थे तो गाइस ये दो सिद्धांत थे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब मैं बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब मैं बताऊंगा कि भाषा एवं चिंतन की अवधारणा, यानी भाषा एवं चिंतन। चिंतन के अंतर्गत भाषा एवं चिंतन का संबंध या चिंतन में भाषा का योगदान, इसको हम भाषा एवं विचार भी बोलते हैं। तो अब चिंतन टॉपिक के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे क्या? भाषा एवं चिंतन, भाषा एवं चिंतन या फिर चिंतन में भाषा का योगदान। क्या पढ़ेंगे? चिंतन में भाषा का योगदान। यहाँ मैं 3 पार्टियाँ बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर 3 लोगों ने भाषा एवं चिंतन की बात की गई है, 3 पार्टी। पहली पार्टी बनाऊंगा मैं, पहली थे 2 पार्टी यानी 2 लोग हैं, प्रीमेक यानी सापिर व प्रीमेक, सापिर व प्रीमेक ने भाषा एवं चिंतन के बारे में क्या कहा है? तो सापिर व प्रीमेक ने एक चिंपांजी पर प्रयोग किया। उस चिंपांजी का नाम क्या था? साराहा। सापिर व प्रीमेक ने यानी चिंतन को समझाने के लिए भाषा यानी चिंतन में भाषा का क्या योगदान है उसको समझाने के लिए किस पर प्रयोग किया? साराहा नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। और इस चिंपांजी को कुछ भाषा के शब्द सिखा दिए। क्या सिखा दिए? भाषा के कुछ शब्द सिखा दिए। फिर इसको बाद में अन्य चिंपांजियों के साथ छोड़ दिया। अन्य चिंपांजियों के साथ छोड़ने के बाद ये चिंपांजी उन चिंपांजियों का कौन बन गया? साराहा नेता बन गया। नेता क्यों बन गया? क्योंकि उसे भाषा आती थी। और यानी यहाँ पर क्या हुआ? यानी चिंतन में भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी तो सापिर व प्रीमेक का क्या मानना है कि बिना भाषा के चिंतन अधूरा है। यानी बिना भाषा के चिंतन क्या है? अधूरा है। यानी भाषा ही चिंतन का क्या करती है? निर्धारण करती है। अब सापिर व प्रीमेक के इस प्रयोग का समर्थन किया था बर्नस्टीन। दूसरे समर्थनकर्ता थे ब्रूनर। यानी मैंने 4 साइकोलॉजिस्ट हैं, पहला सापिर, दूसरा प्रीमेक, तीसरा बर्नस्टीन, चौथा ब्रूनर। इन लोगों ने बिना भाषा के चिंतन को अधूरा बताया। यानी बिना भाषा के चिंतन नहीं हो सकता है। यानी चिंतन में भाषा के कौन रहे? ये पक्षधर। यानी चिंतन में भाषा के ये कौन है? चारों के चारों कौन है भैया? पक्षधर। यानी एक तो पक्षधर है और एक विपक्षी हैं, और एक ना पक्षधर ना विपक्षी। 3 पार्टी है जहाँ में 3 टीम है। पहली टीम में 4 लोग, सापिर, प्रीमेक, बर्नस्टीन, ब्रूनर। ये बताते हैं कि बिना भाषा के चिंतन अधूरा है। यानी समझ में आ गया होगा। दूसरी टीम चिंतन में भाषा का योगदान समझाने के लिए कौन सी है? दूसरी टीम है प्याजे व क्लार्क हल। यानी दूसरी टीम क्या है? जीन प्याजे व क्लार्क हल।
जीन पियाजे व क्लार्क हल। जीन पियाजे व क्लार्क हल ने क्या बताया? पियाजे व क्लार्क हल क्या कहते हैं? पियाजे व क्लार्क हल बोलते हैं भाई साहब के चिंतन में, यानी एक तरीके से बिना भाषा के, यानी चिंतन पहले विकसित होता है बच्चे के अंदर, उसके बाद क्या आती है? बाद में भाषा आती है। पहले चिंतन, उसके बाद भाषा। यानी कहने का मतलब है पहले वो सोचता है, बाद में भाषा विकसित होती है। यानी ये इसके विपक्षी रहे, चिंतन में भाषा का योगदान। यानी पहले चिंतन को महत्वपूर्ण वो देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद भाषा को देते हैं। तीसरे हैं वाइगोत्स्की। तीसरी टीम किसकी है भैया? वाइगोत्स्की, रूसी साइकोलॉजिस्ट। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा एवं विचार ये दोनों कैसी प्रक्रियाएं होती हैं? स्वतंत्र। यानी भाषा एवं विचार दोनों कैसी प्रक्रियाएं होती हैं? स्वतंत्र, यानी अलग प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, भाषा एवं विचार, ये मैंने बना दी, मान के चलो ये भाषा है और ये अपना क्या है? विचार है। ये 2.5 साल तक, 2 साल तक, 2.5 साल तक ये दोनों स्वतंत्र रहती हैं और 2.5 साल पे जा कर के ये क्या हो जाती हैं? दोनों एक हो जाती हैं। यानी भाषा एवं विचार 2.5 साल तक स्वतंत्र होते हैं, 2.5 साल पे जा कर के ये दोनों एक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 2.5 साल पे वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चे के अंदर प्राइवेट स्पीच या फिर इनर स्पीच का डेवलपमेंट हो जाता है। यानी प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच आ जाती है, जिसे अंतःवाक बोलते हैं, बच्चे की निजी भाषा बोलते हैं। बच्चे की निजी वाक क्या होता है, अंतःवाक क्या होता है? ये प्राइवेट स्पीच एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बच्चा किसी से बोलता नहीं है, बिना बोले मन ही मन सोचता है, बिना बोले मन ही मन शब्दों का प्रयोग करता है। इसको अपन बोलते हैं इनर स्पीच। जब यहाँ शब्द आ गए तो ये मान के चलो कि ये थिंकिंग थी और ये कौन थे? लैंग्वेज से। अब ये दोनों 2.5 साल पे आकर के कौन हो गए? एक हो गए। अर्थात वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई सबसे पहले कौन आई? भाषा, इनर स्पीच। जब ये दोनों कौन हुए? एक। अर्थात चिंतन में भाषा पहले विकसित होती है, उसके बाद क्या होता है? भाषा के बाद क्या विकसित होता है? चिंतन। बालक में सबसे पहले भाषा, पहले चिंतन कब? बाद में। यानी ये अपना किसका है? ये अपना वाइगोत्स्की का है। तो गाइज ये था अपना चिंतन का टॉपिक। हम इसी प्रकार से आगे सिलेबस को लेकर के चलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, जिससे क्या है कि आप लोगों का फीडबैक ही हमें और हमारा मनोबल बढ़ाएगा, जिससे हम अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।